हमने पढ़ा था हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि आज से पॉलिटी स्टार्ट किया था मैंने। तो उसमें सबसे पहले मैंने चालू किया है हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि जनरली लोग चालू भी यहीं से करते हैं, लेकिन मेरा यहाँ से चालू करने का मकसद ये था कि आर्टिकल्स ना मुझे आते हैं। मतलब कि आर्टिकल मैंने पूरे 371 वाले आर्टिकल तक रट रखे हैं। ठीक है, 371 मतलब जिसमें वही है, मतलब जिसमें 371 आर्टिकल कौन सा है वो, ये जिसमें स्टेट्स वाले हैं ना, आंध्रा, नागालैंड, मतलब ये सब वाला जो है, वहाँ तक मैंने पूरा रट रखा है। तो आर्टिकल से तो मुझे कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन पॉलिटी में मुझे दिक्कत कहाँ होती है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स याद रखने में। हिस्टोरिकल फैक्ट्स याद रखने में दिक्कत होती है। कंफ्यूजन होता है कि जैसे कि कौन किसको रेजिग्नेशन देगा, किसकी पावर्स कितनी है। ठीक है, जैसे कि आज तक मेरे को उसमें कन्फ्यूजन है कि ये एंसिलरी पावर्स क्या होती हैं सुप्रीम कोर्ट की, और एक क्या दो टाइप की होती है ना, एक एंसिलरी पावर्स होती हैं और एक और कुछ टाइप की पावर होती हैं, ऐसी कुछ होता है। जो ज्यूरिस्डिक्शन कहाँ कहाँ होता है, कौन कौन सा होता है, मतलब किसका किसके होते हैं, स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी, स्टैट्यूटरी बोलते हैं, स्टैट्यूटरी बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, स्टैट्यूटरी बॉडीज़। उसमें वो जानना है मेरे को, वो पढ़ना है मुझे क्या होता है। पता तो है कि स्टैट्यूटरी क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्या होती है, नॉन स्टैट्यूटरी क्या होती है, लेकिन कौन कौन सी बॉडीज़, ठीक है, वो सब पढ़ना है। तो इसलिए मैंने आज हिस्टोरिकल वाले से स्टार्ट किया, ताकि पहले मैं बेस बना लूँ, फिर उसके बाद उसके आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, तो हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री जो है, थोड़ा अंगूर चबा लें, वो है ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड। ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप हुई थी 1600 में, EIC सेटअप हुई थी। ठीक है, उसको क्वीन एलिजाबेथ ने, इलाइजा बेथ ने ट्रेडिंग राइट्स दिए थे, गेव ट्रेडिंग राइट्स, मतलब कि तुम जाओ ट्रेड करो भारत में। 1608 में पहली फैक्ट्री सेटअप हुई EIC की, कहाँ पर, सूरत में। 1608 में हुई थी ना, हाँ, फर्स्ट फैक्ट्री सूरत में। और 1611 में सेकंड फैक्ट्री हुई थी मछलीपट्टनम में, फैक्टोरी मछलीपट्टनम हो गया। और क्या था, तो 1611 से लेके 1757 तक चीज़ें ठीक ठाक ही चल रही थी। ठीक है, ज़्यादा कुछ नौटंकी वटंकी नहीं हो रही थी। लेकिन क्या होगी, फिर आ गया 1797, 1757 में होता है बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी क्यों होता है, तो फ़र्रुखशियार ने जॉन सरमन को वो दे दिया था, क्या होता है, मतलब फरमान जारी कर दिया था कि तुमको टैक्स वैक्स नहीं देना पड़ेगा, जाओ आराम से करो, आराम से ट्रेड वेड करो। लेकिन सिराजुद्दौला जो था बंगाल का नवाब, उसको वो पसंद नहीं आया। तो क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में वो हो गया। EIC कौन था उस समय, कौन था, कोई तो था, EIC वर्सेस सिराजुद्दौला। इसमें क्या हुआ कि सिराजुद्दौला का एक वो था साथी, मीर जाफ़र, उसने धोखा दे दिया सिराजुद्दौला को। मीर जाफ़र बिट्रेड। मीर जाफ़र के साथ और 4-5 लोग थे, नहीं, हाँ, मीर जाफ़र के साथ और 4-5 लोग थे जिन्होंने धोखा दिया था। वो हिस्ट्री में पढ़ेंगे, इसमें इतना जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मीर जाफ़र ने वो दे दिया, धोखा दे दिया। फिर क्या हुआ, EIC ने मीर जाफ़र को बना दिया नवाब, मीर जाफ़र को नवाब बना दिया EIC ने। मीर जफ़ार नहीं पे, जफ़ाफर लिख दिया था, मीर जाफ़र नवाब,
ये नवाब था 1763 तक लगभग। नहीं नहीं नहीं, 63 तक नहीं था, 60 तक था, 60 तक था हाँ। फिर क्या हुआ कि इसको हटा के मीर कासिम बन गया। मीर कासिम को नवाब बना दिया गया। नवाब नहीं, नवाब, क्योंकि फिर कुछ मनमुटाव हो गए थे, तो फिर इसको हटा के मीर कासिम को बना दिया। अब मीर कासिम को बनाया नवाब ईआईसी ने, तो कुछ सालों बाद इनसे भी मनमुटाव हो गया। मनमुटाव विथ मीर कासिम। अब क्या हुआ कि जब मनमुटाव हो गया तो कासिम गया, कहाँ गया, ये गया शुजा के पास, शुजा उद्दौला, ये कहाँ का था, अवध का। और शाह आलम टू के पास, शाह आलम टू, ये मुगल वाला था, ये कहाँ का था, दिल्ली का। ठीक, इन तीनों ने मिलके क्या किया, ये बोले कि आज कुछ क्रांतिकारी करते हैं, तो इन्होंने कर दिया बैटल में बक्सर। कौन से सन में, 1764 में, 1764 बैटल ऑफ बक्सर। ठीक, अब बैटल ऑफ बक्सर से क्या हुआ, तो उससे हुआ 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, क्योंकि मनरो ने इन तीनों को हरा दिया था। मुनरो था ना, कि कूट था, आयर कूट तो मोंडी वॉश में था शायद। मनरो वर्सेस कासिम, शुजा और अलाम, जो भी है, आलम लिख दो, अलाम बोल दो, क्या ही बात है, मर तो गया, घंटा पर नहीं पड़ता किसी को। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से क्या हुआ, इनको दीवानी राइट्स मिल गए, दीवानी राइट्स टू ईआईसी। दीवानी राइट्स क्या होते हैं, ये बेसिकली रेवेन्यू कलेक्शन के राइट्स होते हैं। मतलब कि आप वो नहीं, जैसे वसूली करना, तो उनको वसूली करने का इजाज़त दे दी। कहाँ पे, बंगाल में, उड़ीसा में और बिहार में। ठीक, ये कर दिया। और तो इसके बाद क्या हुआ, बैटल ऑफ बक्सर के बाद, ये एक्चुअली एक डिसाइसिव बैटल था, जिसके बाद इससे पहले क्या थी, ईआईसी सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी थी, एक ट्रेडिंग पावर थी कि वो सिर्फ ट्रेड करते थे। लेकिन बैटल ऑफ बक्सर के बाद ये एक जेन्युइन टेरिटोरियल पावर के रूप में स्थापित हो गए इंडिया में। तो यहीं से लिखो, बिकेम जेन्युइन टेरिटोरियल पावर। ठीक, अब 1764 के बाद कुछ एक्ट्स आते हैं जो कि हमारे उसको डिफ़ाइन करते हैं। बहुत सारे एक्ट्स होते हैं, ठीक है। फिर बीच का एक मेन पॉइंट आता है 1857 का, ठीक, जहाँ से काउंसिल्स ऑफ इंडिया एक्ट चालू हो जाता है। जब ईआईसी बिल्कुल ही एक क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक बॉडी ना होके एक वो पॉलिटिकल बॉडी बन जाती है। पॉलिटिकल बॉडी इन द सेंस की, मतलब ब्रिटिश क्राउन की एक सब्सिडरी बॉडी यहाँ बन जाती है इंडिया में, जो कि ब्रिटिश क्राउन के बिहाफ पे इंडिया को गवर्न कर रही होती है। फिर 1857 के बाद 1947 आता है, जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है 1947 में। तो बेसिकली ये है। लेकिन इससे इन दोनों के बीच में क्या, बक्सर के बाद से कुछ एक्ट्स आने चालू हो गए थे। वो एक्ट्स पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ वो जान लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स, सैलिएंट फीचर्स। जैसे कि सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए सबसे पहले बनाई गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसके लिए सबसे पहली डिमांड एम एन रॉय ने रखी थी। एम एन रॉय
फर्स्ट टू डिमांड CA कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कब? 1934 में। 1935 में कांग्रेस ने भी रख दी। कांग्रेस सेकंड टू डिमांड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1935 में। कांग्रेस ने देखा होगा ना कि वो बोले कि एक अकेला आदमी हवाबाजी कर रहा है, हम भी करेंगे। एम.एन. रॉय वही थे, वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के वो थे, क्या बोलते हैं उसको, जिसने स्थापना करी होती है। हाँ, स्थापक नहीं, स्थापक थोड़ी होता है, जब भी होता है मतलब स्थापना करने वाले थे एम.एन. रॉय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के। ठीक है। हुआ क्या कि हाँ, कांग्रेस ने फिर डिमांड कर दी। फिर आखिर में जाके 1946 में बनती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेड, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन जाती है, मेड। ठीक है। इसका एक और था कि नहीं, तो कॉन्स्टिट्यूशन का था, यहाँ लिख देते हैं। 1928 में मोतीलाल नेहरू जो जवाहर चीचा के वो थे पिताजी, नेहरू, ये लेके आए थे। मतलब इन्होंने एक ड्राफ्ट जारी किया था। फर्स्ट बोलो, अर्ली लिख देते हैं फर्स्ट, क्योंकि कंफर्म नहीं है फर्स्ट था कि कौन सा था, लेकिन इन सब में से तो फर्स्ट था। अर्ली ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने जारी किया था। ठीक, मोतीलाल नेहरू जी ने। इसमें कुछ शायद 12 फंडामेंटल राइट्स इन्होंने कुछ लिखे थे, 12 थे कि कुछ थे, ऐसे कुछ थे, वो अलग से पढ़ेंगे हिस्ट्री में जब पढ़ रहे होंगे कि क्या था। तो मतलब ये है कि बात है। ठीक है, इतना समझ गए ना। 1928 में पहला अर्ली ड्राफ्ट जारी किया था कॉन्स्टिट्यूशन का मोतीलाल नेहरू ने। ठीक, अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई, तो इसका कंपोजिशन क्या था? कंपोजिशन ये भी पूछ लेता है लगभग। कंपोजिशन थे, टोटल सीट्स थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 369 नहीं 389 थी। सॉरी, मैं भावनाओं पे जाता हूँ थोड़ा। 389 सीट्स में से 296 जो थी वो थी ब्रिटिश इंडिया की। ब्रिटिश इंडिया मतलब जहाँ पे ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट रूल था। और 93 बची ना। 93 थी प्रिंसली स्टेट्स जहाँ पे ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट रूल नहीं था, वो इनसे वो लिया करते थे, हफ्ता वसूलते थे। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब ये हुआ तो 1946 में वो हुई थी वोटिंग, इलेक्शन हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। ये हो गया। अब इलेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये हुई थी जुलाई 1946 में। इसका क्या बोलते हैं, मेथड ऑफ इलेक्शन क्या था? मेथड ऑफ इलेक्शन ये था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब आ जा, ये क्या हो गया? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्लस STV, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या होता है कि ये डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता जिसमें कि जनता वोट नहीं करती। इसमें क्या होता है कि जनता ने जिनको चुन के रखा होता है अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो जनता के बिहाफ पे वोट करते हैं। तो इन लोगों ने वोट करके टोटल 389 पीपल्स, मतलब 389 सीट्स पे जनता के द्वारा चुने हुए प्रत्याशियों ने वोट किया था। ठीक, इसी टाइप का वोट होता है, उसमें वोटिंग होती है राज्यसभा में, इसी टाइप की वोटिंग होती है वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ठीक है, तो ये हो गया। अब रिजल्ट क्या आया था?
रिजल्ट आया था कि कांग्रेस के आए थे 208 सीट ML, मुस्लिम लीग के आए थे 73 और 15 इंडिपेंडेंट थे। इंडिपेंडेंट के 15 सीट आए थे। ठीक, अब इतना तो हो गया, अब इलेक्शन भी हो गया, तो अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म भी तो करेंगे ना। तो इलेक्शन के बाद CA फॉर्म्ड, करंट अफेयर नहीं बे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फर्स्ट सेशन हुआ था इसका 9 दिसंबर 1946 में। 211 मेंबर्स ने अटेंड किया था। 211 मेंबर्स, ज़्यादा ही तरह गया। ठीक है, इंटरिम प्रेसिडेंट थे सिन्हा साहब, सचिदानंद सिन्हा, सचिदानंद सिन्हा। परमानेंट प्रेसिडेंट अपने डॉक्टर साहब, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट भी लिख लेते हैं। तो कौन थे ये? मुखर्जी और कृष्णमूर्ति। HC वर्मा थे एक, HC मुखर्जी एंड कृष्णमूर्ति, क्या VT कृष्णमूर्ति, ठीक है। हाँ, और क्या था इसने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी ये लॉ मेकिंग बॉडी की तरह भी एक्ट करती थी। ऑल्सो फंक्शनड, मतलब इसने लॉ बनाए थे बहुत सारे, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन वो नहीं हुआ था, बन के तैयार नहीं हुआ था। फंक्शनड एज ए लॉ मेकिंग बॉडी। ठीक, तो इसके प्रेसिडेंट कौन थे? GV मावलंकर साहब। GV मावलंकर जी एक और थे कि ये हमारे पहली लोकसभा के पहले स्पीकर थे, GV मावलंकर। अब टोटल 11 सेशंस हुए थे। ठीक, 11 सेशंस हुए थे 165 दिन में, या फिर 2 साल 11 महीने 18 दिन इतने लगे थे कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार होने में। ठीक है, अब क्या हुआ था कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया था, मतलब पहला सेशन 9 तारीख को, फिर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया उसके 4 दिन बाद। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ये आया अपना 13 दिसंबर 1946 को। ठीक, नेहरू चीचा लेके आए थे, बाय नेहरू चीचा। तो फिर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आ गया। फिर क्या हुआ था, फिर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अडॉप्ट हुआ था। इतना लंबा कहाँ लिख रहा है? अडॉप्टेड मतलब ऑफिशियली अडॉप्ट कर लिया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। अडॉप्टेड ऑन 22 जनवरी 1947। 1 महीने तक वो कर रहे थे टाइम पास कर रहे होंगे भाई कुछ काम, बड़े लोग भाई, देश को आज़ाद कराने वाले, फ्री नहीं रहते भाई वो। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही जो था वो बाद में प्रीएम्बल बन गया। प्रीएम्बल जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है आज, मतलब आज वाला जो है वो तो है 12 अमेंड हो चुका है। जो ओरिजिनल वाला था तो वो था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने के लिए कमिटीज़ थी।
कमिटीज़, ठीक, दो टाइप की थी, 8 मेजर और 13 माइनर या, ठीक है। तो मेजर में कौन कौन सी थी, तो एक थी कमिटी ऑफ फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसके चेयरमैन थे मवलंकर साहब, GV मवलंकर, थोड़ा उठा के आगे फेंकना पड़ेगा, ठीक। नहीं इससे तो माइनर वाली थी बे, सॉरी मवलंकर साहब तो माइनर वाले में थे, सॉरी, माय बैड। मेजर में थे यूनियन पावर्स कमेटी, ये थे अपने नेहरू साहब, नेहरू चीचा। रूल्स ऑफ प्रोसीजर, ये थे हमारे डॉक्टर साहब, प्रोसीजर राजेंद्र प्रसाद, ठीक। और था प्रोविंशियल वाला, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, सरदार जी थे, सरदार पटेल, ठीक। ये हो गया। और स्टीयरिंग कमेटी थी, स्टीयरिंग कमेटी, आज ही याद क्यों सारा, स्टीयरिंग कमेटी में कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, ठीक। फिफ्थ स्टीयरिंग हो गया, प्रोविंशियल हो गया। ड्राफ्टिंग सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी, इसके प्रेसिडेंट थे या चेयरमैन थे अंबेडकर साहब। और एडवाइजरी कमेटी थी, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज़, ट्राइबल्स, इसके थे सरदार पटेल। और हो गया, ये हो गया यूनियन पावर, दो यूनियन थे, एक था यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसमें भी नेहरू चीचा थे, चीचा नहीं लिखना पे। और 8 था, ये था आखिरी कौन सा था, यूनियन हो गया, 2 यूनियन था, एक रूल्स था, प्रोविंशियल से स्टेट था, स्टेट्स कमेटी, कमेटी ऑफ स्टेट्स, ऐसे कुछ था, स्टेट्स कमेटी डबल, इसके थे नेहरू चीचा, ठीक है। तो ये 8 याद करना ईजी है। तो जहाँ पे भी यूनियन है नेहरू है, ठीक है, एक यूनियन ये हो गया, यहाँ पे एक यूनियन है, इसका भी नेहरू है, ठीक है। स्टेट, यूनियन को स्टेट ही बोलते हैं, तो इसका भी नेहरू चीचा है, ठीक है। और प्रोविंशियल का सरदार पटेल याद करना ये भी ईजी है, क्योंकि सरदार पटेल ने 512 प्रोविंसेस को इकट्ठा किया था, तो प्रोविंशियल से सरदार पटेल जी। स्टीयरिंग कमेटी क्योंकि राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट थे। प्रेसिडेंट क्या होता है, हेड ऑफ द स्टेट होता है, तो हेड ऑफ द स्टेट क्या करता है, वो स्टेट को स्टीयर करता है, तो स्टीयरिंग कमेटी है राजेंद्र प्रसाद। रूल्स ऑफ प्रोसीजर क्या होगा, राजेंद्र प्रसाद, अब राजेंद्र प्रसाद हेड ऑफ द स्टेट है, तो वो रूल्स कभी तो बनाएंगे ना, मतलब वैसे नहीं बोल रहा हूँ कि बनाए थे, मतलब याद करने के लिए ईजी रहेगा, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद स्टीयर करते थे, रूल बनाते थे, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी तो सबको याद है, अम्बेडकर, ठीक है। एडवाइजरी कमेटी थे सरदार पटेल जी, एडवाइस देते थे, ये कर लो ऐसे ईजी हो गया। और तो GV मवलंकर वाले नहीं, वो तो उसमें था माइनर में, ये हो गया। माइनर में सब याद करने की जरूरत नहीं है, एक GV मवलंकर वाला हो गया, कौन सा था वो, कमेटी ऑफ फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मवलंकर जी, GV मवलंकर, ठीक। और दूसरा हो गया प्रेस गैलरी कमेटी, इसके तो सेन साहब, पता नहीं कौन सा सेन थे, बस सेन याद है मेरे को। एक था एड हॉक कमेटी ऑन सिटीजनशिप, इसके थे SV,
वर्दाचारी SV। एडॉक वाले दो और थे, जैसे कि एडॉक कमेटी ऑन सुप्रीम कोर्ट, इसके भी वर्दाचारी थे SV वर्दाचारी। एक और एडॉक थी, एडॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग, नेशनल, इसका भी इजी था, नेशनल फ्लैग। हेड ऑफ स्टेट कौन था हमारा? राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो हेड ऑफ स्टेट राजेंद्र प्रसाद थे, तो वो आ गया, उसने स्टीयर करते थे इसको सारी कमेटीज़ को, सारी नहीं मतलब एक स्टीयरिंग कमेटी को वो स्टीयर करते थे। तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर भी वही बनाते थे। अब रूल्स ऑफ प्रोसीजर वही बना रहे हैं, तो नेशनल फ्लैग को भी मतलब वही वो कर रहे हैं एडमिनिस्टर, मतलब याद करने के लिए ईजी है, ठीक है। ये हो गया, सारे एडॉक हो गए। तो था फाइनेंस स्टाफ कमेटी, फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, ये भी राजेंद्र साहब थे अपने, और राजेंद्र प्रसाद। अब इसी बात है, नेशनल फ्लैग भी यही है, हेड ऑफ स्टेट यही है, तो फाइनेंस भी यही देखेंगे ना भाई, ठीक, सीधी सी बात है, ठीक। ये हो गया। फिर ऑर्डर ऑफ बिजनेस था, ये भी इजी, ऑर्डर ऑफ बिजनेस। एक और मुंशी जी थे, डॉक्टर के मुंशी, मुंशी जी, ठीक, मुंशी जी थे, वो बिजनेस देखते थे, इजी है याद करना, ठीक है। ये हो गया, और कौन सा रह गया? प्रेस गैलरी हो गया, बिजनेस हो गया, फाइनेंस हो गया, तब होता कमेटी ऑफ चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, इसके थे पट्टाभी साहब, पट्टाभी सिद्धरामैया, ये इनका एक और भी था, हाउस कमेटी, नंबर 9। इतना दूर कहाँ लिख रहे हो भाई? हाउस कमेटी, इसके भी वही थे, पट्टाभी सिद्धरामैया। अब इन दोनों को याद करने का इतना वो इजी रास्ता है नहीं, तो वैसे रट लो। क्या था? सिद्धरामैया। ये वही प्राणी थे जिन्होंने जिनको गांधी जी सपोर्ट किए थे उनके खिलाफ, सुभाष चंद्र बोस जी के खिलाफ। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने फिर रिज़ाइन दे दिया था, और उनकी जगह ये इलेक्ट होके आ गए थे, ठीक है। तो वही वाले हैं, ठीक है। कमिटीज़ हो गई सारी 13 माइनर, 13 है, मैंने 9 याद करी है, बाकी 4 उतने इंपॉर्टेंट लगे नहीं, बाकी देख लेंगे आखिरी में। 8 मेजर हो गए, कमिटीज़ हो गई, और ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन हो गया, ठीक है। और हाँ, ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी, इसमें थे लगभग 7 मेंबर्स, था फॉर रीज़न। चेयरमैन थे हमारे अम्बेडकर साहब, और इनके अलावा 2-3 नाम और थे, जैसे कि अय्यर था, एक अय्यर थे, एक अयंगर थे, एक सादुल्ला थे, सादुल्ला, और एक मुंशी जी थे, तो 1 2 3 4 5 हो गए, बाकी तो ऐसे याद कर लेना, ठीक। कभी बार पूछ लेता ये अम्बेडकर जी के अलावा और कौन कौन थे। 1-2 और भी थे जो किसी और को रिप्लेस करके आए थे, उनका नाम भूल गया मैं, याद ही नहीं किया था, तो भूल ही जाएंगे ना, ठीक है। ये हो गया, और क्या था? सेटअप हुई थी ये, सेटअप ऑन 29 अगस्त 1947, ठीक है, आज़ादी के बाद।
टोटल 141 दिन काम चला था इसमें ड्राफ्टिंग कमेटी ने, ठीक है। 141 दिन काम करके पहला ड्राफ्ट लाया, फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये लाया था 21 फरवरी 1948 को। फिर इन्होंने 8 महीने का टाइम दिया, गेव 8 मंथ्स। इन्होंने देश को 8 महीने का टाइम दिया कि हमने ये फर्स्ट ड्राफ्ट निकाला है, अगर आपको इसमें कोई चेंजेस चाहिए तो आप अपनी वो तो क्या बोलते हैं अपनी एडवाइस भेजो हमें। तो फिर एडवाइस पर काम करते हुए इन्होंने फाइनल ड्राफ्ट निकाला। फाइनल ड्राफ्ट ये कब निकाला? ये निकाला 4 नवंबर 1948 को, ठीक। ऑलमोस्ट 8 महीने बाद, ठीक। अब क्या हुआ कि फाइनल ड्राफ्ट आ गया तो इसके 3 रीडिंग्स हुई। 3 रीडिंग्स कहाँ पे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। 3 रीडिंग्स होने के बाद जब सब सेटलमेंट हो गया, सब मान गए कि हाँ ये फाइनल है, इसको फाइनल रखते हैं, ठीक। तो क्या हुआ कि अडॉप्ट कर लिया गया। अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949 को, ठीक। 284 मेंबर्स ने साइन किया था, 248 मेंबर्स साइंड कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें से 15 वुमेन थी, 15 वुमेन। पूछ लेता है भाई, फेमिनिज्म चल रहा है हमारे घर में तो बचपन से ही चल रहा है, क्या ही बोले, फेमिनिज्म के प्रताड़ित लोग हैं, ठीक। अडॉप्टेड हो गया। अब क्या हुआ कि हाँ अडॉप्ट 26 मार्च को हुआ था, लेकिन एनफोर्स हुआ था 1 महीने बाद। एनफोर्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी को क्यों हुआ था? क्योंकि हमारे नेहरू चीचा की ख्वाहिश थी कि उन्होंने 1929 या 30 में वो करी थी, पूर्ण स्वराज की घोषणा करी थी, ये 26 तारीख को, 26 जनवरी को। तो उन्होंने बोला कि यार अब 1 महीना ही बच रहा है तो कर लेते हैं, 1 महीना वेट कर लेते हैं, फिर कर देंगे। लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूशन जब बन के रेडी हो गया था तो उसको ऐसे हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते थे ना उसके ऊपर। तो क्या किया कि कुछ वो जो थे उनको लागू कर दिया, कुछ प्रोविजंस को, जिसमें से एक प्रोविज़न था सिटीजनशिप का था, और एक था इलेक्शन के प्रोविजंस थे, और प्रोविंशियल पार्लियामेंट्स के थे। प्रोविंशियल पार्लियामेंट प्रोविजंस, ये तीनों प्रोविज़न को 26 नवंबर को ही वो कर दिया, एनफोर्स कर दिया गया था। ये हो गया। अब इससे रिलेटेड कुछ है कि अडॉप्टेड नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया था। कब किया गया था? 1951 को, नहीं भूल गया यार मैं, 1951 को किए थे ये था। और नेशनल एंथम ये भी भूल गया। नेशनल सॉन्ग ये भी भूल गया। साका कैलेंडर ये शायद 56 में, शायद 56 में तो शायद एम्बलम किया था। एम्बलम भी लिख लेते हैं, नेशनल एम्बलम, ये सारी डेट्स भूल गया मैं। नेशनल एम्बलम हो गया, कैलेंडर हो गया। फर्स्ट प्रेसिडेंट कब आए थे? अडॉप्ट नहीं करेंगे ना फर्स्ट प्रेसिडेंट को। फर्स्ट प्रेसिडेंट मतलब प्रेसिडेंट को चुन लिया गया, वो उसका भी डेट लिख लेंगे। एंथम हो गया, सॉन्ग हो गया, कैलेंडर हो गया। कॉमनवेल्थ में मेंबरशिप रेटिफाई कर दी थी, रेटिफाइड कॉमनवेल्थ मेंबरशिप। यही सारे डेट्स याद करने हैं। याद किया था मैं भूल गया, कुछ डेट याद रह गए।
जो कि इम्पोर्टेंट वाले थे, 26 जनवरी वाला, 13 दिसंबर वाला, 9 दिसंबर वाला, और 29 अगस्त वाला। ये सारे याद रह गए, ये सारे भूल गया। एक और चीज़ याद आया, कॉन्स्टिट्यूएंट हमारे असेंबली का हमारा सिंबल था। कहाँ गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? फॉर्म्ड, इसका सिंबल था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एलिफेंट था। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। रेटिफाइड लीगल एडवाइज़र थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, लीगल एडवाइज़र टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये थे हमारे बी एन राव साहब, बी एन राव। और ड्राफ्ट्समैन थे चीफ ड्राफ्ट्समैन, मतलब जो हाथ से लिखा था। नहीं, सॉरी, हाथ से लिखने वाले अलग थे। ड्राफ्ट्समैन जिन्होंने ड्राफ्ट किया था वो थे एस एन मुखर्जी, चीफ ड्राफ्ट्समैन एस एन मुखर्जी। हैंड रिटन इंस्टीट्यूशन, हैंड रिटन बाय, तो अंग्रेजी में लिखा था हमारे रायजादा साहब ने, प्रेम नारायण रायजादा। और हिंदी में लिखा था ये वसंत वैद्य, वसंत कृष्ण वैद्य जी ने। और राइट, हिंग क्या होता है? हिंग क्या होता है? हिंदी होता है, हिंदी। और राइट, और डेकोरेट किसने किया था? डेकोरेटेड बाय, कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मत समझ लेना। ये भी कॉन्स्टिट्यूशन के थे, लिखे कहाँ तो समझ में आ जाएगा, तो याद ही रखो। नंदलाल बोस, नंदलाल बोस। और राम मनोहर सिन्हा, आर एम सिन्हा था, राम मनोहर सिन्हा। वो सिन्हा जी तो थे, वो इनके वो थे क्या बोलते हैं, स्टूडेंट। ठीक है, ये हो गया। और क्या रह रहा है अब एक्ट्स में आ जाते हैं। एक्ट्स कौन से थे हमारे जो कि 1967 के बाद आए थे? सर ये हो गया 1767। अब आता है हमारा रेगुलेटिंग एक्ट। अब वापस आ गए हम बक्सर के बाद। ठीक है, अब बक्सर हो गया, टेरिटोरियल पावर गेन कर ली, तो क्या बोलते हैं कि EIC वालों को शौक चढ़ा। EIC वालों को तो नहीं, मतलब खैर ब्रिटिश क्राउन ने देखा कि उस समय ना वॉरेन हेस्टिंग्स था गवर्नर बंगाल का, बहुत ज़्यादा कांड कर रहा था। मतलब कांड मतलब करप्शन हो गया, मतलब अपने मर्जी से चीज़ें चला रही हैं। तो वहाँ के ब्रिटिश क्राउन ने देखा, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ने बोले भाई इनको तो मतलब वो करना पड़ेगा, इनके मतलब हाथ टाइट करने पड़ेंगे थोड़े, नहीं तो ये तो कुछ ज़्यादा ही फैलते जा रहे हैं। तो उसके लिए बोला है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। ठीक, इसमें क्या था कि तो इसमें इन्होंने किया था कि गवर्नर जनरल इस्टेब्लिश किया था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इस्टेब्लिश किया था। पहला कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। ये किसको किया था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये सबके ऊपर किया था, मतलब बंगाल और बॉम्बे और मद्रास, इन तीनों से ज़्यादा पावर, मतलब बंगाल तो यही हो गया, मतलब इन तीनों की पावर इसी के अंदर वो कर दी थी वेस्ट। इनकी सबसे ज़्यादा पावर इसके पास होगी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास। एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को इस्टेब्लिश किया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इस्टेब्लिश। ये इसमें 24 मेंबर थे, 24 मेंबर्स। ये कहाँ बैठते थे? ये इंडिया में नहीं थे, ये वहाँ बैठते थे इंग्लैंड में। ये क्या ओवरसी करते थे? ये रिपोर्ट बनाते थे, रिपोर्ट
ऑन रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स पे, मिलिट्री अफेयर्स रिपोर्ट बना के प्राइम मिनिस्टर को या फिर क्राउन को सबमिट करते थे कि देखो ऐसा ऐसा कांड चल रहा है। मतलब बेसिकली रेगुलेट करने का चीज़ें थी। उससे पहले प्राइवेट लोग हैंडल कर रहे थे चीज़ें, तो अपने हिसाब से कर रहे थे, अपना फ़ायदा देख रहे थे। फिर सरकार ने बोला कि ऐसे कैसे भाई, सोने की चिड़िया पे हाथ मारा तुमने, हम भी अपना हाथ टाइट करेंगे धीरे धीरे। तो यही सब चीज़ें चल रही थी। एक मिनट हो गया। हाँ, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट भी इस्टेब्लिश किया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता इस्टेब्लिश हुआ था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के साथ साथ एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई थी, काउंसिल और 4 मेंबर्स जो कि गवर्नर जनरल के साथ काम करती। ठीक, गवर्नर जनरल कोई भी काम करता तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के को अपने कॉन्फिडेंस में लेके काम करता था। तो बेसिकली चीज़ें रेगुलेट हो गई थी। अब गवर्नर जनरल जो था, मतलब गवर्नर जो था बंगाल का, वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकता था अब। ठीक है, तो अब ये हो गया। अब 1773 के बाद आया रेगुलेटिंग एक्ट हो गया। अब आया अमेंडिंग एक्ट। ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है 1781, लेकिन मैं पढ़ लिया, छोड़ नहीं सकते ना भाई कुछ। इसमें क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की पावर घटा दी गई। मतलब कि जैसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, ठीक, सर्वेंट्स ऑफ EIC हो गए, सर्वेंट्स ऑफ EIC अगर ये ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई काम करते हैं, ऑफिशियल कैपेसिटी में, ठीक, तो वो क्वेश्चनेबल नहीं होंगे सुप्रीम कोर्ट में। मतलब जो भी काम करते हैं ऑफिशियल कैपेसिटी में, वो काम सुप्रीम कोर्ट में क्वेश्चनेबल नहीं हो सकता। ठीक, और वही एक रेवेन्यू मैटर्स भी था, रेवेन्यू मैटर्स भी थे, वो भी सुप्रीम कोर्ट में क्वेश्चनेबल नहीं थे। मतलब हटा दिया कि ये सुप्रीम कोर्ट अब क्वेश्चनेबल नहीं होगा, नॉट टू बी क्वेश्चनड इन सुप्रीम कोर्ट। लेकिन उन्होंने बोला भाई जब इनसे इतनी पावर छीन रहे हम तो इनको कुछ पावर भी तो देनी पड़ेगी। तो इन्होंने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट को ज्यूरिसडिक्शन दे दिया। ज्यूरिसडिक्शन जितने भी बंगाल में उस वक्त लोग रह रहे थे उनके ऊपर, जुरिसडिक्शन ओवर ऑल द इनहेबिटेंट्स ऑफ बंगाल। ठीक है, जुरिसडिक्शन दे दिया। अब हुआ क्या कि मतलब जितने भी लॉज थे, हिंदू लॉ हो गए, मुस्लिम लॉ हो गए, वो सारे सुप्रीम कोर्ट के अंडर आ रहे थे। वो अलग से अब कोई अपना नौटंकी नहीं कर सकता था। एक और चीज़ कर दिया था कि जो प्रोविंशियल कोर्ट्स हैं, प्रोविंशियल कोर्ट्स, उनकी जो अपील है वो सुप्रीम कोर्ट पे ना होके गवर्नर जनरल के पास करेंगे। मतलब प्रोविंशियल कोर्ट्स में जो केस चल रहा होता था, तो अगर उनसे क्या बोलते हैं, उनको अपील करना था कोई सी भी चीज़ के लिए, तो वो पहले वो जाते थे सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन अमेंडिंग एक्ट से अब वो जाएंगे गवर्नर जनरल के पास टू अपील टू गवर्नर जनरल, और गवर्नर जनरल कैन मेक provisions for provincial courts, कोर्ट्स। ठीक है, पैटर्न देख रहे हो कितने ब्यूटीफुली मेंटेन कर रहे थे वो, क्या बोलते हैं अंग्रेज। पहले रेगुलेटिंग एक्ट से पावर छीन ली, अब ताकि बंदा रिवोल्ट ना करे तो कुछ साल बाद उसको थोड़ी थोड़ी पावर दे दी। ठीक है,
पावर देना चालू करी। फिर आया 3 साल बाद आया फिट्स इंडिया एक्ट, फिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसमें क्या था कि कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस सेपरेटेड मतलब इन्होंने बोला कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, वो कमर्शियल के फंक्शंस देखेंगे, और एक नया बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया 6 मेंबर्स का, वो पॉलिटिकल फंक्शंस देखेंगे। ठीक, अंडर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पॉलिटिकल, अंडर बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक, इसी एक्ट के थ्रू इस्टेब्लिश बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि एक 6 मेंबर बॉडी थी, 6 मेंबर बॉडी। ठीक, इसी एक्ट के थ्रू पहली बार फर्स्ट टाइम, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी वो थे ना टेरिटरीज, जितने भी पोजेशंस थे इंडिया में, इसी एक्ट के थ्रू उन पोजेशंस को पहली बार ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया का वो दिया गया, नामकरण किया गया उसका। फर्स्ट टाइम ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। ठीक है, मतलब बेसिकली कंपनी को बोला कि ज़्यादा हवा में ना उड़ो, जो तुम्हारा वो हमारा है। ठीक, अभी हो गया 1984 का, 1784 सॉरी। फिर आया चार्टर एक्ट 1793 का। इसमें क्या किया कि गवर्नर जनरल को वो दे दी, ओवर राइडिंग पावर दे दी, ओवर राइडिंग पावर टू जी कौन था उस वक्त? कॉर्नवालिस था। अब इधर आ जा, कॉर्नवालिस। इससे पहले इसने कुछ और भी कांड किया था, वो आगे बताते हैं। ठीक है, और क्या था, डिक्रीज कर दी गई थी इसी एक्ट के थ्रू, डिक्रीज्ड पावर ऑफ गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास, मैड्रास। अब ओवर राइडिंग पावर क्या थी? तो ओवर राइडिंग पावर ये थी कि अगर एग्जीक्यूटिव काउंसिल कोई वो लेता है डिसीजन, लेकिन गवर्नर जनरल को वो डिसीजन पसंद नहीं आता है, तो किसी सर्टेन केसेस में गवर्नर जनरल अपने पावर को यूज़ करके वो डिसीजन को ओवरराइड कर सकता है। एक तरीके से वीटो बोल लो। ठीक है, और इसी में डिसाइड हुआ था कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल लिख लेते हैं, कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो मेंबर्स थे, की सैलरी फ्रॉम इंडियन रेवेन्यू मतलब इंडियन रेवेन्यू में से पैसे भेजते थे इंग्लैंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल में, जितने मेंबर्स थे उनके लिए। ठीक, इसी में एक और चीज़ था कि कमांडर इन चीफ जो था वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का हिस्सा नहीं होता, मतलब नहीं था, हटा दिया गया।
मतलब इस एक्ट के थ्रू बोला गया कि कमांडर इन चीफ जो है कॉर्नवालिस, मतलब कॉर्नवालिस इससे पहले 1793 से पहले, हाँ 88 में मेरे ख्याल से वो उसने कंडीशन रखा था कि मुझे कमांडर इन चीफ बोला जाएगा गवर्नर जनरल की जगह। ठीक है, तो इस एक्ट में लिखा हुआ था ऐसा कि कमांडर इन चीफ जो है वो मेंबर नहीं हुआ एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, नॉट टू बी member of executive council। कौन? कमांडर इन चीफ। कमांडर इन चीफ ये कौन होगा? कॉर्नवालिस। ठीक है, ये हो गया 1793 के बाद। फिर 20 साल बाद चार्टर एक्ट 1813 आया। तो ये अटक जाता है यार, ये चार्टर एक्ट आया 1813। इसमें क्या किया कि ट्रेड मोनोपोली छीन ली गई। ट्रेड मोनोपोली अबॉलिश्ड एक्सेप्ट टी विथ चाइना। मतलब चाइना से टी का ट्रेड छोड़ के बाकी जितने भी इनकी ट्रेड मोनोपोली थी वो कर दिया गया अबॉलिश। मतलब कि अब तुम सिर्फ चाय की पत्ती में ट्रेड करोगे, बाकी कुछ ट्रेड का काम नहीं करोगे। लोकल गवर्नमेंट को पावर दिया गया या कि पनिश करने का। लोकल गवर्नमेंट एम्पावर्ड टू पनिश अगर कोई टैक्स नहीं देता है तो। इफ टैक्स नॉट गिवन, मतलब कोई टैक्स नहीं देता है तो लोकल गवर्नमेंट के पास ये पावर आ गई थी अब कि वो लोगों को पनिश कर सकती है। इसी में सबसे पहले क्रिश्चियन मिशनरीज़ को भी लाया गया था। क्रिश्चियन मिशनरीज अलाउड। ठीक है, वही है ये बेरी घोष वाला काम कर रहे थे ये और सॉरी क्या था, बेरी घोष या धम्म घोष था ना? हाँ, तो ये बेरी घोष और धम्म घोष ये दोनों कर रहे थे अशोका से सीख के। इनको तो पता ही नहीं था उस वक्त अशोका कौन है। कोई नहीं। इसमें क्या हुआ कि 1 लाख LAKH बजट अलॉट किया गया फॉर वेस्टर्न एजुकेशन। ठीक, अब इसी के साथ क्यों किया गया पता है? सोचो। क्योंकि क्रिश्चियन मिशनरीज जब आएंगे, ठीक, तो वो लोगों को समझाएंगे कि क्रिश्चियन आइडियोलॉजी क्या होती है, ये क्या होती है। ठीक, अब लोगों के मन में जब तक हम वेस्टर्न क्या बोलते हैं आइडियोलॉजीज नहीं घुसेड़ेंगे तो लोगों को समझ कैसे आएगा ये क्या बता रहे हैं क्रिश्चियन मिशनरीज। ठीक है, तो ये प्रोसेस मिशनरी वाला सीमलेस करने के लिए वेस्टर्न एजुकेशन घुसेड़ा गया। आज की डेट में इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट दिखता है नॉर्थ ईस्ट में। ठीक, क्योंकि मेनलैंड में क्या हो रहा था ना, मेनलैंड में सारे लोग वेस्टर्न एजुकेशन अडॉप्ट कर नहीं रहे थे। सारे लोग वो कर रहे थे, मतलब सिर्फ एलिट क्लास जो होते थे वो वेस्टर्न एजुकेशन अडॉप्ट करते थे क्योंकि अफोर्ड ही नहीं कर पाते थे। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में ऐसा नहीं था। नॉर्थ ईस्ट वाले एक तो जियोलॉजिकली वो थे, जियोग्राफिकली सेफ थे थोड़े, और उनको इतना फर्क भी नहीं पड़ता था। उस वक्त ऐसा नहीं होता था ना कि पूरा देश हमारा है, भारत हमारा है। मतलब उस वक्त प्रोविंसेस हुआ करते थे, इतना हमारा, इतना हमारा, इतना हमारा। तो उन्होंने बोला हमारे यहाँ फ़र्क तो पड़ नहीं रहा है तो बाढ़ में जाओ। लेकिन EIC वालों ने बोला कि भाई वेस्टर्न एजुकेशन तो तुम्हें भी लेना पड़ेगा। पहले उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज़ को भेजा, वहाँ पे वेस्टर्न एजुकेशन भेजा, जिसके चलते आज की डेट में मेजॉरिटी क्रिश्चियन है नॉर्थ ईस्ट में। तो कोई बुरी बात तो है नहीं, जिसकी जैसे मर्जी भाई। मैं बोला
अंगूर खाते खाते थोड़ी कहानी खेल लेते हैं, आराम हो जाता है। 1813 हो गया। अब आया चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट 1833। ऑलराइट, इसमें जीजी ऑफ बंगाल को टू जीजी ऑफ इंडिया बना दिया गया था। पहला कौन था? बेंटिक। मैं बेंटनिक था, मैं बेंटिक बोलता हूँ, इजी रहता ना। जितने भी मतलब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को सारे ऑल मिलिटरी एंड सिविल पावर्स गिवन। अब इसके पास पावर थी कि मिलिट्री मोबिलाइज कर सकता था, ठीक, 1833 में। EIC को कमर्शियल बॉडी हटा दिया गया था। क्या बोल रहा हूँ मैं भी भाई, ऐसे ऐसे समझाएगा भाई तू, मेरे को कुछ समझ नहीं आएगा ऐसे में। तो इसको कहेंगे कि चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा अब EIC सिर्फ एक क्या बोलते हैं कमर्शियल बॉडी नहीं रह गई थी, अब वो बन गई थी पॉलिटिकल बॉडी, ठीक है। सॉरी, एंडेड ऑल कमर्शियल एक्टिविटीज़ ऑफ EIC, ठीक। इसके बाद क्या हुआ कि इसी में रेजोल्यूशन था ओपन किसका कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज का, सिविल सर्विसेज, लेकिन इसको रिजेक्ट कर दिया गया। रिजेक्ट किसने किया? तो उन्होंने क्या थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल वालों ने रिजेक्ट कर दिया, बोला कि नहीं ऐसे नहीं होगा। ओपन कंपटीशन मतलब कि सिर्फ अंग्रेजी नहीं, भारत का कोई भी आदमी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दे सकता था, लेकिन उसको लंदन जाना पड़ता है एग्ज़ाम देने। इसी में फर्स्ट लॉ मेंबर ऐड किया गया था काउंसिल में, मेंबर एडेड टू काउंसिल। एक सेकंड चला, कॉल आ गया था थोड़ा। हाँ तो कहाँ था मैं? हाँ तो इसी एक्ट के थ्रू पहला लॉ मेंबर ऐड किया गया था, वो था काउंसिल में, एक्ट एडेड टू काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल EC, इलेक्शन कमीशन नहीं पे काउंसिल, ठीक। वो था TV मैकॉले, ये वही मैकॉले है, मैकॉले बहन का लंदन, जो मैकॉलेज मिनट लेके आया था। वेट अ मिनट, गवर्नर जनरल्स काउंसिल था, टू GG काउंसिल, ठीक। अब 1833 के बाद आया चार्टर एक्ट 1853। ये एक ऐसा एक्ट था जिसके थ्रू ब्रिटिशर्स ने मतलब बोल सकते हो कि बुलेट को डॉज किया था, उन्होंने बुलेट को डॉज किया था इस एक्ट के थ्रू। किस्मत अच्छी थी बोल लो या फिर एनालिसिस अच्छा था उनका, जो बोलो, लेकिन काफ़ी क्रांतिकारी काम कर गए थे, ठीक है। तो इसमें क्या था, अब क्या बोलते हैं कमर्शियल और पॉलिटिकल, वो तो पहले ही अलग कर दिया था फंक्शंस, ठीक है। वो 1784 में अलग कर दिया था कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस। 1853 में क्या किया कि लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को भी सेपरेट कर दिया। सेपरेटेड मतलब लेजिस्लेट अलग लोग करेंगे, एग्जीक्यूट अलग लोग करेंगे। पहले लेजिस्लेट भी EIC करती थी, एग्जीक्यूट भी EIC करती थी, ठीक। अब लेजिस्लेट करने के लिए एक
लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई। लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टैब्लिश्ड, ठीक है। इसमें क्या था, 6 मेंबर्स थे, 6 मेंबर्स। इसी में लोकल रिप्रेजेंटेशन को अलाउ किया गया था, अलाउड लोकल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि मतलब 6 में से 4 मेंबर्स जो थे, 4 मेंबर्स आउट ऑफ 6, वो उनको लोकल गवर्नमेंट वो करेगी, क्या बोलते हैं, अपॉइंट करेगी काउंसिल में, मतलब वो करेगी, क्या बोलते हैं, अपनी तरफ से वो करवाएगी। अरे यार क्या होता है, मतलब अपना प्रत्याशी भेजेगी काउंसिल में, लोकल गवर्नमेंट्स। 4 out of 6 members ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये साइड भी नहीं होता है यार टाइम पे। काउंसिल टू बी अपॉइंटेड बाय लोकल गवर्नमेंट्स, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट्स ऑफ ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ के लोकल गवर्नमेंट्स थे, तो वो थे मद्रास, बंगाल, बॉम्बे, और एंड सबसे इम्पोर्टेंट आगरा। ये पूछ लेता है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि लोगों को जनरली ये याद होता है, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें एक कैच और था, ऑल 4 मेंबर्स वर अंग्रेज। तो बोलने के लिए था लोकल रिप्रेजेंटेशन, लेकिन चारों के चारों जो थे वो अंग्रेज थे, तो बस नाम का लोकल रिप्रेजेंटेशन था। ये हो गया। अब इसी में क्या किया कि जो 1833 में वो ओपन कंपटीशन को निगलेक्ट कर दिया गया था, रिजेक्ट कर दिया गया था सिविल सर्विसेज के लिए, वो इसमें अलाउ कर दिया गया। ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज अलाउड, ठीक। और क्या था, हाँ, और क्या था कि जितने भी चार्टर एक्ट आते थे ना 53 से पहले वाले, उसमें कंपनी के रूल को 20 साल वो किया जाता था एक्सटेंड, ठीक। कि जैसे 1813 में आया, 1793 में आया था पहला, तो वहाँ से कंपनी के रूल को 20 साल एक्सटेंड किया गया। फिर 1813 में आया, फिर वहाँ से कंपनी रूल को 20 साल एक्सटेंड किया गया। फिर 1833 में भी फिर से 20 साल रूल को एक्सटेंड किया गया। लेकिन 1853 में इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि हम तुम्हारे क्या बोलते हैं, रूल को, कंपनी के रूल को एक्सटेंड तो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने पीरियड स्पेसिफाई नहीं किया। एक्सटेंडेड कंपनी रूल बट डिड नॉट स्पेसिफाई पीरियड को स्पेसिफाई नहीं किया। और इसमें बोला कि कंपनी रूल को कभी भी टर्मिनेट किया जा सकता है। कंपनी रूल कैन बी टर्मिनेटेड एनी टाइम, ठीक। कंपनी रूल किसी भी दिन टर्मिनेट किया जा सकता है, ये भी, इसका भी प्रोविजन डाल दिया था इन्होंने। तो इससे हुआ क्या, तो आज यहीं तक पढ़ा था मैं 1853 तक। अब 1857 में क्या होता है कि वो आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बोल लो, या फिर वो बोल लो ब्रिटिश इंडिया एक्ट, जो भी 1857 में हुआ है, 1858 में आया था, 1857 के रिवोल्ट के बाद, ठीक। तो
आप लोगों ने यहाँ पे एक पैटर्न नोटिस किया? अभी दिखाते हैं पैटर्न, मस्त मज़ा आएगा देख के। ठीक, दिखाते हैं क्या हुआ कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया। इससे क्या किया इन्होंने कि पावर को लिमिट करना चालू किया गवर्नर्स का, बंगाल के गवर्नर्स का। ठीक, फिर 1781 में क्या किया कि 1773 में बिल्कुल ही लिमिट कर दिया था इनका पावर। ठीक, ये क्या ये इस्टेब्लिश करके, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को इस्टेब्लिश करके, ठीक, एग्जीक्यूटिव काउंसिल को इस्टेब्लिश करके, क्या वो इनके ऊपर वो रखता, नज़र रखता। फिर क्या किया 1781 में इनको थोड़ी सी पावर वापस दी, वापस इन द सेंस की रेवेन्यू मैटर की, सुप्रीम कोर्ट की, क्या बोलते हैं, प्रोविंशियल कोर्ट की अपील वहाँ पे होगी, मतलब थोड़ी थोड़ी नाम मात्र की पावर इनको वापस दी। फिर पिट्स इंडिया एक्ट आया। इसमें इन्होंने क्या किया, फिर धीरे से कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन अलग अलग कर दिए। ठीक, अब उसके बाद क्या किया, फिर 1793 में कॉर्नवालिस को वो दे दिया ओवर राइडिंग पावर, क्योंकि फिर 1783 में फिर से इनकी पावर घटाई थी गवर्नर्स की, कमर्शियल पॉलिटिकल अलग अलग करके। फिर उसके बाद 1793 में फिर से उसको थोड़ी सी पावर दे दी, ओवर राइडिंग पावर दे के। ठीक, फिर क्या हुआ 1813 में जब फिर से पावर दे दी तो फिर उनका वो आया कि फिर से पावर हम कम करेंगे, तो फिर ट्रेड में मोनोपोली अबॉलिश कर दी चाइना के साथ टी को छोड़ के, क्योंकि उनसे फ़ायदा हो रहा था इनको, अफीम का धंधा करते थे। ठीक, क्या हुआ कि फिर उसके बाद इन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज अलाउड किए। देखो धीरे धीरे ब्रिटिश क्राउन कैसे अपना पैर पसारने की कोशिश कर रहा था इंडिया में। ठीक है, इससे पहले सिर्फ गवर्नर जनरल के साथ खेल रहे थे। ठीक, गवर्नर जनरल हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, सिर्फ इनके साथ खेला करते थे, मतलब खेला इन द सेंस की इनको छेड़ा करते थे। 1813 में इन्होंने सीधा अब उनको छेड़ना चालू किया पब्लिक को, कैसे, वेस्टर्न एजुकेशन ला के, क्रिश्चियन मिशनरीज को ला के। अब ये हो गया 1813 के बाद। फिर 1833 आया। इसमें इन्होंने क्या किया कि 3 अलग अलग गवर्नर जनरल को हटा के एक गवर्नर जनरल कर दिया। अब ये क्या कर रहे थे, सेंट्रलाइजेशन कर रहे थे। पहले बिखरा हुए थे, ठीक, थोड़े थोड़े बिखरे हुए थे, मतलब पहले भी थे। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी पहले वो था क्या बोलते हैं, मतलब मेन अथॉरिटी था। लेकिन अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को मेन अथॉरिटी बनाया गया। क्यों, सेंट्रलाइज कर रहे थे अब। ठीक, यहाँ पे सारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ बंद कर दी EIC की, धीरे धीरे पावर अपने हाथ में लेती थी ब्रिटिश क्राउन। ठीक, फिर 1853 में फाइनल नेल इन द कॉफिन, इन्होंने बोला कि लेजिस्लेटिव पावर भी अलग करो, एग्जीक्यूटिव पावर भी अलग करो। ठीक, इससे क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। इससे बेसिकली, मतलब ऑफिशियली तो नहीं, लेकिन बेसिकली EIC जो थी अब वो एक गवर्नमेंट बॉडी बन के रह गई थी, क्योंकि अब वो ना क्या बोलते हैं ट्रेड कर रही थी, अब ना वो कमर्शियल एक्टिविटी कर रही थी, अब ना ही वो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव एक्टिविटी कर रही थी। अब जैसे हमारे इंडिया के पार्लियामेंट में भी क्या है, लेजिस्लेशन अलग है और एग्जीक्यूटिव अलग है। तो बेसिकली 1853 में इन्होंने एक बेसिकली बोलो तो मिनी पार्लियामेंट बना दिया था। ओके, तो ऐसे इन्होंने धीरे धीरे पैर पसारना किया चालू। अब उसके बाद 1857 हो गया। उसके बाद उनको क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं ना कि गर्म तवे पे हथौड़ा मारने वाला टाइम मिल गया उनको। वो बोले कि भाई हथौड़ा गर्म है, तय के मारो। तय के मारा, EIC ख़त्म, ब्रिटिश क्राउन चालू। वो पढ़ेंगे हम आगे से, अगली बार जब पॉलिटी पढ़ेंगे तब से पढ़ेंगे उनको। हो गया भाई आज का इतना ही।